मंदिर के लिए दे रहे हैं। देखिए देखिए हमारी धार्मिक हमारे यहाँ मस्जिद है, तो हम मस्जिद सरकार के पैसों से नहीं बनाते। और यदि मंदिर भी है तो चंदे से, जो आदमी अगर अपने कमाई के पैसा चंदे से मंदिर और मस्जिद बनते हैं। अब तो उसको इस तरह से किया जा रहा है कि उसी पे वोट लिया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद के नाम पे पब्लिक को उसी में उलझा दिया गया है, और बजट को भी, अब बजट में भी उसको ला दिए। अच्छा, बजट में मंदिर और मस्जिद को तो कुछ नहीं थी, मस्जिदों में हमारी सरकार का तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन मदरसे का लगता है। मदरसा एक शैक्षिक संस्थान है और शिक्षा दिलाना सरकार का हक, सरकार का धर्म है। और उस पे अपने धर्म पे सरकार काम ना करके, अब बताइए इस बजट में मदरसे पे एक पैसा भी सरकार ने नहीं दिया है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, सरकार क्या दिखाना चाहती है? देखिए सरकार सबका है, सभी धर्म जाति के लोगों का है, और एक वर्ग विशेष का नहीं है। तो इस बजट में बुनकरों के लिए, जैसे आपने कहा, बुनकरों के लिए कोई भी अलग से पैकेज नहीं दिया गया, कोई राहत नहीं। 400 करोड़ का पिछली बार का बजट था, 336 करोड़ या का था, कुछ 60-65 करोड़ बढ़ा के बुनकरों का बजट भी तो पिछले साल 2023 में 24 में किए थे, और यह 22-23 में, और 23-24 में ये किए। जबकि हम आपको बताएं कि बुनकर जो कपड़ा बुनता है, बुनकर जो टैक्स दे रहा है, अब जीएसटी के रूप में हजारों हजार करोड़ सरकार को दे रही है। उससे बुनकरों को के पैसे से सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा धन मिल रही है। तो बुनकरों को जिससे आप ले रहे हैं, तो उनको आपको देने में क्या है? मान लो हजारों हजार करोड़ आपको ये जीएसटी के, कपड़ों पे जीएसटी के नाम पे आपको मिल रही है, जबकि कपड़ों पे कभी भी, जब केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी, तो एक्साइज ड्यूटी कपड़ों पे एक बार लगाया था, लेकिन उसका आंदोलन विरोध हुआ और सरकार ने तुरंत उस 3% एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया था। लेकिन कपड़ों पे कभी किसी प्रकार की टैक्स नहीं थी। अब तो जीएसटी लग गई 5%। तो आप जब 5% ले रहे, तो उसमें से हक तो हमारा बनता है, बुनकरों को बनता है। बुनकर आपसे अपना हक मांगता, कोई भीख तो मांग नहीं रहा है। तो उस बजट को आपने बिजली, जब माननीय महाराज जी ने कहा था, महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब बिजली की समस्या आई, बुनकर आंदोलन करने लगे, सड़क पे उतर गए, आपस में कारोबार बंद कर दिए, अब और तो सरकार से गुहारें लगाई। तो सरकार ने कहा था कि देखिए, हम आपकी बातों को, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी मांगे हैं, उस पर विचार करेंगे, और उस पर जो आप लोगों को मांग है कि 2006 से जो हमें फ्लैट रेट व्यवस्था मिल रही थी, हमारी सरकार, योगी जी ने कहा कि हमारी सरकार उससे सस्ती और अच्छी व्यवस्था देगी। तो उनको अपने बात पे कायम होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि आप लोग, हमारी सरकार 2006 से सस्ती और अच्छी व्यवस्था देगी, तो उन्होंने तो और जबरदस्त लगा दिया। जहाँ 65 रुपया एक आधा किलोवाट पे, और 130 रुपया 1 किलोवाट जब दे रहे थे, तो उसको आपने बढ़ा के सीधे 400 रुपया कर दिया। तो वो सस्ती और अच्छी कहाँ होगी? और उसके साथ साथ उसमें जो नया जियो आया सरकार का, जो नई गाइडलाइन आई, उसमें बिजली विभाग कह रही है कि हमें सरकार से आदेश आया है कि 2 किलो के नीचे से हम कम से सरकार बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे। अगर तो बुनकरों की इतनी चिंता है, जबकि बुनकर लाइन, बुनकारी में जो एक कुटीर उद्योग है, घर घर में एक एक दो पावलूम चला के, और हमारे बुनकर भाई अपना अपने बच्चों का परिवार पालते हैं। ऐसा भी नहीं कि इस बुनकरी में खाली मुसलमान हैं, जितना आधा हिंदू है भाई हैं, तो हमारा आधा मुस्लिम भाई हैं। ये एक दूसरे से जुड़ के ताना बाना से ये चला है। अगर से हमारे धागा हमारे हिंदू भाई बेचते हैं, तो मुस्लिम भाई खरीदते हैं। अगर तो साड़ी बीन के ले जाते, मुस्लिम भाई ले जाते हैं, तो हमारे हिंदू भाई खरीदते हैं। अब तो बुनने वाले भी हमारे हिंदू भाई हैं, और खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी। तो 50-50% का रेशियो है, और उनमें सरकार को सोचना चाहिए। अब वो भी एकदम परेशान है कि जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, कि सोच रहे कि मुसलमान परेशान है। देखिए, ये हम लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमारा बुनकर आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर समाज है। खुद करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, और बच्चों को खिलाता है। उसे आपको जीएसटी भी देता है, तो इससे ये कुटीर उद्योग है। इससे अगर से एक साड़ी वो तैयार होती है, तो सिर्फ एक लोग का हाथ नहीं होता है, उसमें
परिवार के 10 से 15 सदस्य उसमें लग के और लोग लग के इसको तैयार करते हैं। तो जो जिस तरह से सरकार ने अनदेखी की है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बजट आपने बुनकरों को पैकेज दिया 400 करोड़ का, जब हजारों हजार करोड़ के रूप में जीएसटी आपको मिल रही है, तो मात्र 900 करोड़ रुपया सब्सिडी बिजली पे आती है, वो दे देंगे तो बिजली जो जिस तरह से 2006 तक 75 रुपया 65 रुपया, और उसमें लोड का कोई वो नहीं था। कुछ बुनकर के दलाल भी हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये लोड का मसला कहाँ से आ गया? अगर तो लोड 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो 75 किलो अगर से लेगा तो उतना सरकार को तो देगा ना, उतना तो देगा ना। ऐसा नहीं कि 1 किलो 75 किलो का लोड ले लिया और 5 किलो का पैसा दे रहा, नहीं देगा। तो 75 किलो का कनेक्शन लिया तो 75 किलो का हिसाब से पैसा भी तो जमा कर रहा है, तो उसमें लोड का मसला ही नहीं था। लेकिन कुछ दलालों ने सरकार को गुमराह किया और हमारे जो प्रमुख सचिव जी हैं और उस मैटर को वो देख रहे हैं। तो उस प्रमुख सचिव में होते हैं मुख्यमंत्री को तो मैं कह रहा था जितने हमारे प्रमुख सचिव जी हैं एक बहुत आईएएस बड़े अधिकारी होते हैं, उनको एक एक चीज़ की नॉलेज होती है, उनको जानकार होते हुए भी हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते। देखिए मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं, जब वो खुद कहते हैं कि हमारी सरकार 2006 तक सस्ती और अच्छी बिजली की व्यवस्था देगी, तो ये जो प्रमुख सचिव लोग होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये भी मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। तो ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और माननीय योगी महाराज जी को हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करते हैं कि देखिए जिस तरह से देश की जनता 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, वो आप उसके रहनुमा हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 135 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं और आप 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको सबके भले के बारे में सोचना है। बजट इतना बड़ा लाए हैं तो उसमें मात्र 900 करोड़ रुपया देने में क्या हर्जत थी? तो अब इनको नया प्रावधान लाना चाहिए, एक नया प्रस्ताव ला के बना के, और बुनकरों को जो सब्सिडी का मामला है बिजली का, और जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं बुनकर और मुस्लिम भाई भी हैं, सबके लिए ये इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए, और नहीं तो ये कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा और फिर कोई टाटा बिरला अडानी अंबानी के लोग जैसे ही अपने बड़े से जैसे गोदाम बना के कारखाने बना के बुनेंगे। जो बनारसी साड़ी की जो पूरी दुनिया में मशहूर थी वो कला समाप्त हो जाएगी जिस तरह से। और लेकिन और हम ये और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इतना भेदभाव अब हमने देखा कि अभी जब शादी होती है लड़कियों की तो सरकार उस पर भी अनुदान देती थी। अब उसमें अल्पसंख्यक अनुदान, शादी की गरीब बच्चियों की शादी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के शादी में अब उसमें से मुसलमानों को निकाल कर अल्पसंख्यक में मुसलमानों को छोड़कर सभी को शादी का अनुदान मिलेगा। क्या है, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह पूरे धार्मिक पूरी दुनिया भारत को हर नज़र से देखती है। पूरा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि पूरी दुनिया इस पे नज़रें गड़ाए रहती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज पदार्थ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोजगार भी है। लेकिन उसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है? युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा में कुछ नहीं है। तो हम आपसे जिस तरह से बजट के बारे में आपने पूछा, तो बजट जिस तरह से आया, हमारे सरकारी कर्मचारी नाराज है इस बजट से। उनके लिए भी कोई पैकेज नहीं दिया गया कि उनको पुराना पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की गई और प्रदेशों में बहाल हो गई, राजस्थान में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, उत्तराखंड में हो गई, और तमाम जहाँ पे और सरकारें बन रही हैं वो कर रही हैं, हिमाचल में हो गई। तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो बजट में यही सब चीज़ देखा जाता है ना। अगर 7 लाख करोड़ की आपने बजट पेश किया तो वो किस मद में है, जनता अब सवाल करेगी, जनता पूछेगी, जनता के लिए ही बजट है। तो इसलिए हम हमारे देखिए महाराज जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और वो अच्छे से समझते हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए इस तरह से बजट पेश हुआ,
इसके पहले भी कई बार बुनकरों का कई प्रयास हो चुका है। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव करीब है, क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचेगा इसका, कि नुकसान पहुंचेगा, और जो बुनकर है वो किस तरफ जाएंगे, डाइवर्ट होंगे? देखिए, ये बजटें जो होती है ना, तो ये चुनाव से जोड़ के ही आपने बहुत सही सवाल किया है। राजनीतिक मुद्दे को जोड़कर और चुनाव में और किस तरह से उनको फायदा हो, तो उस तरह से बनाया जाता है। और जैसा कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव है, और अब आपने देखा कि अभी बिहार की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, वो चली गई। तो सरकारें जो अपने फायदे के लिए तमाम तरह के दांव पेच खेलती रहती हैं, बजट भी वही का हिस्सा है। और बजट में इस बार जो भेजा गया, देखिए कौन समाज किसके साथ जाएगा। युवा बेरोजगार है, कारोबार देश में नहीं है, महंगाई चरम पे है, बजट भारी भरकम आ गया, सरकार के खाते में आ गई। उसको क्या, उसको बेनिफिट हुआ है, आप हमेशा जानते हैं कि जो चारा चीज कागजों पे ज़्यादा रहता है, ज़मीन पे कम रहता है। आम जनता को बजट से कोई मतलब नहीं होता है। बस हम लोग तो आप पूछ रहे हैं, बता दे रहे हैं जो आज तक देखा गया है। तो इसमें अब कौन समाज किसके साथ जाएगा, देखिए पेट पापी पेट का सवाल है। पेट आज सब सारे लोग, चाहे बुनकर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग बेरोजगार हैं। सबको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने रोजी रोजगार के लिए परेशान है। तो अब इसीलिए बताया मैंने आपसे कि मंदिर मस्जिद में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह से न्याय यात्रा शुरू हुई है, क्या लगता है इसका बेनिफिट राहुल गांधी जी को मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, माननीय राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा पिछले बार किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो कि 4000 किलोमीटर तक पैदल, जाड़ा गर्मी बरसात ठंड में सब तरह, जिस तरह से वो व्यक्ति पैदल चल के पूरे देश को नापा, और उसमें देश की जनता के साथ मोहब्बत की दुकान खोली उन्होंने, प्यार बांटा। एक तो जो जिस तरह से डर और भय का माहौल था, उस डर और भय के माहौल को खत्म करने के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी थी। माननीय राहुल गांधी जी ने जब पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करके लोगों के अंदर डर को ख़त्म किया और लोगों को जोड़ा, उसका बेनिफिट भी देखिए, जनता ने उसको इनाम भी देना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, कर्नाटक में बनी, इस बार 2000 और फिर उसको देखिए, देख रहे हैं आज माननीय राहुल गांधी जी देश के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, वो गरीबों के बीच जाते हैं, बड़े के बीच भी जाते हैं, और वो किसानों के बीच भी जाते हैं, बुनकरों के बीच में भी जाते हैं, आदिवासी के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, छात्रों के बीच में जाते हैं। तो वो हर जगह जाते हैं, और वो कोई दिखावा नहीं करते, वो उनकी पीड़ा को समझने के लिए जाते हैं। उनकी जो दर्द है, उसको दर्द को महसूस करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं, जो दर्द सभी का महसूस करेगा वही अच्छे से देश चला सकता है। यहाँ तो अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से देश चल रहा है, देश में सरकार शासन हो रही है। जो शासन काल चल रहा है, इसमें वर्तमान में जो चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा धार्मिक मुद्दे वो उठाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसका कहीं लाभ, जिससे कुछ पूरे लाभ केंद्र भाजपा है कि हमको इसका लाभ होगा? क्या जो न्याय यात्रा चल रही है, इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? न्याय यात्रा का बिल्कुल लाभ मिलेगा। देखिए, लाभ के सिलसिले से माननीय राहुल गांधी जी ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। यात्रा सबको जोड़ने के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय नहीं मिल रही हर जगह, चाहे हर जगह किसी भी विभाग में हो, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता डरी हुई है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार जो मणिपुर से चल के महाराष्ट्र तक चल रही है, लगभग 62,000 किलोमीटर की पद ये यात्रा है। अगर से हमें आपसे कोई कहे कि 100 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दीजिए, तो हमारी सांस फूलने लगेगी, ये सब भाग जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और यार इस बार मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक चले। पूरे देश को वो जोड़ना चाहते हैं। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म जाति के लोग को जोड़ना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से, अब डर तो वो लोग रहे हैं जो सत्ता में है कि उनके यात्रा से डर रहे हैं। अक्सर आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं कि ये सरकार इस यात्रा से डरी हुई है। हम राहुल जी डराने के लिए नहीं यात्रा कर रहे हैं, वो जोड़ने के लिए कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं, मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बनारस से भी ये यात्रा जाएगी, और हम लोग यात्रा में शामिल भी होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने अखिलेश यादव जी को भी यात्रा में शामिल करने के लिए न्योता दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
तो ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ये ये अखिलेश, आप अभी अखिलेश यादव का जिक्र किए हैं, हमेशा आजकल सीट को लेकर काफी खींचतान रहती है, क्या सीट का सही चयन नहीं हो पाया है कि क्या समस्या है? देखिए ये बार बार इंडिया गठबंधन हाँ में सही सही सवाल किया। देखिए अभी चुनाव, अभी देखिए हमें लग रहा है कि 25-26 तारीख तक, फरवरी तक हमें लग रहा है चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और वो अक्सर अब टिकटें जो बढ़ती थी तो पहले 6 महीना पहले बढ़ जाती थी, अब चुनाव बहुत मात्र 10 से 15-20 दिन का रह गया, और उसी दिन में टिकटें बढ़ती हैं। और हमेशा हुआ है कि जब चुनाव में टिकट को लेकर वो थोड़ा सा मनमुटाव होता है, किसी को मिला तो खुश, किसी को नहीं मिला तो वो ना खुश। लेकिन इंडिया गठबंधन का ये इस बार चुनाव विपक्ष इंडिया गठबंधन का है। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी हैं, उनका जो गठबंधन है, हमारा 28 लोगों का गठबंधन है, उनका जो एक अकेला सब पे भारी, लेकिन उनको 38 लोगों का गठबंधन है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि सदन के अंदर के एक अकेला सब पे भारी, और वो अकेला 38 लोगों के साथ, 38 दलों के साथ गठबंधन लेके चल रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन है, 26 से अब 2 जुड़े हैं और 28 हुए हैं, तो उस गठबंधन को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। डर है यात्रा, जैसे आपने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का डर, तो डरने की, मोदी जी जब अकेले सबसे भारी है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो वो ये बहुत मायावती आएंगे गठबंधन में शामिल? बिल्कुल आएंगी, मायावती जी बिल्कुल आएंगी। और देखिए क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार जी से डर गए थे तो नीतीश कुमार जी को किनारे कर दिया, तो इस तरह से है। लेकिन देश के लिए सोचना चाहिए। हम लोग एक आम व्यक्ति हैं, और जो सरकारें होती हैं देश के हित में चलती हैं, देश के लिए चलाती हैं, आम देश की जनता के लिए होती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि देश के लिए करिए, देश की कोई भी सरकारें हो, देश की जनता के लिए करिए। देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता होना चाहिए। देश हमारा हिंदुस्तान मुल्क पूरी दुनिया में तरक्की करे, हमारी जीडीपी बढ़े। जब मनमोहन सिंह जी ने छोड़े उनकी 2014 में सरकार उनकी खत्म थी, तब जीडीपी 8% थी, आज माइनस में चल रही है। तो ये कोई देखिए, देश चलाने के लिए विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक नीति अच्छी होनी। कोई आर्थिक नीति का इसमें कोई ऐसा जानकार इस सरकार में है ही नहीं है। हमारे पी चिदम्बरम थे, हमारे अर्थशास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद थे, तो अर्थशास्त्री उनके कोई है ही नहीं है। निर्मला सीतारमण को लिया कर पकड़ के उठा के बिठा दिया, तो अब कैसे बेचारी महिला कैसे कितना चलाएगी? जिसे चल रहा है चला रही है। लेकिन अब तो सारा चीज़ तो अकेले देखिए, मंत्री बटे अलग अलग विभाग जरूर है, लेकिन सारा ये सबकी कमान माननीय मोदी जी के हाथ में है, तो सब कुछ वही चलाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारा, वीडियो खत्म हो रहा है, बहुत लंबा हो गया है, कि जिस तरह से ईवीएम पर बराबर दोष भी दिया जा रहा है, और एक तरफ धर्म का ये अपना जातिवाद बहुत ज्यादा उड़ गया है, तो क्या दोनों चीजों को लेकर चुनाव इंडिया कहीं मजबूत है गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर से बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ या अगर से ईवीएम पर हो गया तो क्या कुछ? देखिए, इंडिया गठबंधन ना भी हो, अगर बैलेट, जैसे आपने कहा कि बैलेट पेपर से हो गया, तो ऑलरेडी सत्ता पक्ष हारेगी, क्योंकि बैलेट से जनता अंदर से त्रस्त हो चुकी है। तो बैलेट से चुनाव, तो अगर बैलेट से करना तो सत्ता पक्ष करा ले। तो इतने सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है, पिछले कई दिन से दिल्ली में धरना कर रहे हैं, लाख लोग पूरे देश से जा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कोई आम आदमी नहीं है, एक विद्वान लोग हैं। विद्वान लोग वहाँ पे देश के हित के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोग तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो लोग कुछ सोच के ही आंदोलन कर रहे हैं। तो बैलेट पेपर पहले होता था चुनाव, और जिस देश ने, कोरिया, जापान, इन लोगों ने जिसने ईवीएम को इजाद किया, ईवीएम पहले, आज वो लोग ईवीएम को बंद कर दिया। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, कोरिया में होता है, जापान में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तमाम विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो अब जो ईवीएम सारे देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट स्वच्छ चुनाव होना चाहिए। तो अब जिसने इजाद किया उसी ने ईवीएम को छोड़ दिया। तो हमारे जो, हम तो सल्यूट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जिस तरह से उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है, और चुनाव आयोग को बार बार उन्होंने कहा कि भाई आप ईवीएम ले आइए। और हमारे महामहिम जो वो है, राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से भी
जो उच्च न्यायालय हमारा उनसे भी गुहार लगाई है। तो वो लोग जो दबाव बनाए हैं और दबाव इसलिए बनाए हैं कि आम जनता की उनको चिंता है, जो उनके अंदर अंदर दर्द है, जो पीड़ा है, जो देश जहाँ कहीं किसी और दिशा में जा रहा है, देश को एक साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और उसी को लेकर आगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील लगे हुए हैं। और जब कोई मांग होता, आंदोलन होती है, तो सरकारें उस पर ध्यान देती हैं। और उस सरकार इसीलिए होती है, देखिए ये आंदोलन, मांग और प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में है, भारत के संविधान में है। उसका उपयोग कर रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सभी सम्मानित वकील। हम उनको सल्यूट करते हैं। और हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से DY चंद्रचूड़ जी से भी कहते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको भी वो समझ भी रहे अच्छे से, तो उनको भी चाहिए कि इस पर तुरंत फैसला ले, सारा देश आपके साथ है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ बिस्मिल्लाह साहब है। एक बार इंडिया पर से चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बुनकर जाएगा कि क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है हिंदुस्तान का अंदर, महंगाई बेरोजगारी के लेके हर आदमी परेशान है। कोई भले नहीं कह पा रहा है आपसे, हर आदमी हर वर्ग का परेशान है। तो बुनकर समाज जो है हमारा इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके। और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। और रिपोर्ट लंबी हो गई है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें कि उनको धर्म के नाम पर नहीं, महंगाई बेरोजगारी के नाम पर वोट करना है। और सत्ता परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सही आपने कहा कि धर्म का नाम, देखिए अगर हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर हिंदू है तो देखिए धर्म आस्था का विषय है। राम को मानने वाले हमें तो राम दिल में बसते हैं, और अल्लाह को मानने वाले अल्लाह हमारे दिल में, हम अल्लाह एक है, हम मध्य। और ये जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आस्था का विषय है। वो सब अपने अपने धर्म को अपने स्तर से मानते हैं। अल्लाह को मानने वाले अल्लाह को मानते हैं, राम को मानने वाले राम को दिल से मानते हैं, और दिल में बता के रखते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। तो यह बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि धर्म को बीच में ना लाके, जो धर्म एक आस्था का विषय है और देश चलाना एक राजनीतिक विषय है। तो आस्था और राजनीतिक विषय को अलग अलग है, उसको जोड़ के नहीं चलना। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जलालीपुरा के पार्षद से बात करके। और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक मुद्दों पर बराबर चर्चा करते रहते हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।